सी, अब तक हमने जो एक चैप्टर कंप्लीट किया है हमारे सिलेबस का, दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में, जैसे मैंने कल भी आपको बताया, बीच में जब चैप्टर सिखा रही थी तभी भी मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर में हम क्या सीखते हैं, इन्वेस्टर के बुक्स का अकाउंटिंग। करेक्ट। और इन्वेस्टर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करना है, ये जो गाइडेंस दिया हुआ है वो दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट पार्ट इज, हमने थोड़ा फाउंडेशन में सिर्फ एक बेसिक देखा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इंड एस क्या होता है, आईएफआरएस क्या होता है, ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं। बेसिकली हमारा कंसर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है, तो हमने बोला था फिलहाल, मतलब तो हमने तो फाउंडेशन में थोड़ा मैंने इंट्रोड्यूस किया था सिर्फ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। जैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिंस हमने ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है चैप्टर के फॉर्म में, हमारे नेक्स्ट कल के लेक्चर में या उसके बाद के लेक्चर में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, वो क्यों आए, ये डिटेल में देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड देन वी विल स्टार्ट विद वन मोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंसेप्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड क्या है, हेडिंग ही देख लो, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। करेक्ट। सो ये स्टैंडर्ड हमने 95% कवर कर लिया है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड के दिए हुए गाइडलाइंस ही हमने वो चैप्टर में सीखे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये स्टैंडर्ड के थोड़े से छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं जो वो चैप्टर में कवर नहीं हुए, तो आज हम वो छोटे पैराग्राफ्स कवर कर लेंगे और ये स्टैंडर्ड पे हमारे स्टडी मटेरियल में जो भी हमें क्वेश्चंस दिए वो सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन बैंक के भी जो यूनिक क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा ऑलरेडी हो गया है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो डिटेल में देते हैं कि ये स्टैंडर्ड जो है ये किन लोगों को या कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होगा, या कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल होगा, और कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ये स्टैंडर्ड में जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं जो दिए गए हैं, ये ABCD, ये 4 पॉइंट्स में जो एंटिटीज बोले हुए हैं या कुछ ट्रांजैक्शंस के नेचर दिए हैं उन्हें एप्लीकेबल नहीं है। ओके, हेडिंग देख लो, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद। देखो ये पार्ट हमने कहीं भी नहीं किया था अभी तक, कि यहाँ पे जो हम रूल्स सीखे हैं कि इन्वेस्टर के बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करना होता है। ओके, तो वो सीखा हमने कैसे करना है, लेकिन ये जो रूल्स है वो कुछ लोगों को एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कुछ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को एप्लीकेबल नहीं होते। सो एग्जैक्टली वो कौन से है, देखो, दिस स्टैंडर्ड डज नॉट डील विथ द बेसिस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड्स एंड रेंटल्स earned on investments which are covered by accounting standard 9। बोलोगे मैम ये क्या पढ़ लिया, कुछ समझा ही नहीं। सी, उन्होंने बोला है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है कि इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंटिंग कैसे करना है। सो फोकस करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट से जो कमाई जाती इनकम है। ओके, अभी हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो हमें कुछ इनकम मिलेगी। क्या क्या इनकम मिल सकती है, डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है, रेंट हो सकता है। करेक्ट। तो ये इनकम का अकाउंटिंग कैसे करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बताता नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 सिर्फ बताता है कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करना है।
वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाई गई जो इनकम है, जैसे डिविडेंड होने दो, इंटरेस्ट होने दो, रेंट होने दो, उसका अकाउंटिंग, उससे रिलेटेड रूल्स, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 नहीं देता है। मैम क्यों नहीं देता है? हमने तो थोड़ा देखा ना कि डिविडेंड का अकाउंटिंग कैसे करना है, इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कैसे करना है। एक्चुअली ये इनकम्स का अकाउंटिंग कैसे करना है इसके लिए एक डेडिकेटेड स्टैंडर्ड है, एंड दैट डेडिकेटेड स्टैंडर्ड इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। सो एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताता है कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर के जो इनकम्स है उनका अकाउंटिंग कैसे करना है। जो हमने देखा था कि डिविडेंड इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन यू हैव राइट टू रिसीव, सो डिविडेंड इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज राइट टू रिसीव, यस और नो, ये देखा हुआ है हमने। इंटरेस्ट इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अक्रूड, करेक्ट। सो ये जो प्रिंसिपल्स हमने देखे ये एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के नहीं थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के तहत आए हुए हैं। सो आर वी एब्सोल्युटली क्लियर? इसके लिए उन्होंने क्या क्यों बोला है कि 13 इज नॉट एप्लीकेबल टू द इनकम अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर? यस, ओके। अब और ये स्टैंडर्ड किसको एप्लीकेबल नहीं है हम देखते हैं। ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीजेस। आप बोलोगे कि मैम ये कुछ भयंकर वर्ड्स आते जा रहे हैं स्टैंडर्ड में, ये लीजेस, ऑपरेटिंग, फाइनेंस लीज कुछ पता नहीं है। नहीं पता है क्योंकि ये टिपिकल एक नेचर का ट्रांजैक्शन होता है, एक टिपिकल टाइप का ट्रांजैक्शन होते हैं लीजेस करके। वो क्या होता है? सो अंडरस्टैंड कि सबसे पहले वो एज 13 में कवर्ड क्यों नहीं, क्योंकि लीजेस टाइप का, लीजेस मतलब एक टाइप का रेंट होता है, ओके, आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे किसी को यूज करने देना। उसमें ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, लीजेस के भी बहुत टाइप्स होते हैं, लेकिन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके लिए डेडिकेटेड स्टैंडर्ड बना हुआ है। सो अगेन ये ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीजेस, ये टाइप्स ऑफ लीजेस होते हैं, और लीजेस का मतलब होता है जब आप आपकी कोई एसेट रेंट पे देते हो, ओके। तो वो वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में कवर्ड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए डेडिकेटेड स्टैंडर्ड बनाया गया है, लीजेस पे डेडिकेटेड स्टैंडर्ड है। क्लियर? ओके, लीजेस क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, देयर अकाउंटिंग यू विल स्टडी दैट इन ग्रुप 2। ग्रुप 2 का जो एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसमें ये लीजेस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में। सो अभी बस इतना ध्यान में रखना है कि सिंस उसका एक अलग से डेडिकेटेड स्टैंडर्ड है, इट इज नॉट कवर्ड अंडर AS 13, लीजेस कवर्ड नहीं होता है। डन? आगे, इन्वेस्टमेंट्स ऑन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस। वो इन्वेस्टमेंट ऑन नहीं है, ऑफ है। बेयर टेक्स्ट होता है। आपने बेयर एक्ट पढ़ा है क्या कभी? क्या होता है बेयर एक्ट? पता है आप सब लोगों को क्या होता है? व्हाट इज बेयर एक्ट? जब लॉ पढ़ते हो तो ये वर्ड सुना होगा, तुम लोग टैक्स की पढ़ाई कर रहे हो तो बेयर एक्ट सुना होगा। क्या होता है बेयर एक्ट? जिसमें सब करेक्ट होता है। वो करेक्ट इसके लिए होता है बिकॉज इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ दैट एक्ट। उसमें किसी के नोट्स नहीं है, किसी ने डाले हुए एग्जाम्पल्स नहीं है, जो ओरिजिनल वो एक्ट है, जब वो पार्लियामेंट में बना हुआ था, जो एक्चुअल लॉ है, दैट इज एक्चुअल लॉ, बेयर एक्ट। सो वैसे ही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं इन्हें कौन इशू करता है वो सब प्रोसेस आपको समझेगा, लेकिन फाउंडेशन लेवल पे मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस कराया था कि इन्हें ICAI इशू करती है। तो ICAI जब ये स्टैंडर्ड इशू करती है तो उन्होंने उनसे इशू किया गया, उनका जो टेक्स्ट दिया गया है दैट इज बेयर टेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो आप अगर वो बेयर टेक्स्ट में जाके देखोगे, इंस्टीट्यूट कहाँ पे मिलेंगे आपको बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखने होंगे, तो कहाँ से पढ़ पाओगे? मैंने आपको बोला कि ये तो इंस्टीट्यूट के बुक में है ना, ये हमारे स्टडी मटेरियल में है। अगर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, इसमें भी इंस्टीट्यूट ने बीच में कुछ एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं आपको समझने के लिए, लेकिन जो ओरिजिनल ICAI ने इशू किया गया स्टैंडर्ड है वो अगर आपको देखना है तो कहाँ पे दिखेगा?
वेबसाइट पे भी मिलता है वो। देखो जब आईसीआई के वेबसाइट पे जाओगे तो स्टूडेंट्स में नहीं, रिसोर्सेस में जाओगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखो लेफ्ट साइड पे टैब है, वहां पे आपको मिलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन जुलाई 1, 2019। यह है कंपेंडियम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब ये बुक है जहां पे वो ओरिजिनल फॉर्म्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ओके, ये देखो ये सारी हमारी लिस्ट है स्टैंडर्ड्स की और नीचे वो बताए गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो बताया गया है सी पॉइंट दैट इज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ, प्लीज मेक दैट करेक्शन, सो इट इज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस। ओके, क्या लग रहा है ये पढ़ के तुम्हें, इसका मतलब क्या है? सी, आपका जो बिजनेस होता है उसमें एम्प्लॉयज काम करते हैं, करेक्ट? ये एम्प्लॉयज को जब वो रिटायर होते हैं यू आर सपोज टू गिव देम सम बेनिफिट्स, जैसे ग्रेचुइटी होता है, कुछ लोग पेंशन देते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। तो आप क्या करते हो ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एंटिटीज होते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हो? जैसे सपोज मेरी एक कंपनी है, मेरे कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज है, ठीक है? अब जब ये एम्प्लॉयज रिटायर होंगे तो मुझे उन्हें ग्रेचुइटी देना पड़ेगा। सो ग्रेचुइटी इज समथिंग विच यू पे इफ द एम्प्लॉय वर्क्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 5 years। ये लॉयल्टी के लिए पे किया जाता है। ओके, तो ऐसे कुछ सिमिलर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमें उन्हें पे करने पड़ते हैं, जिसके लिए कंपनी क्या करता है ना, कंपनी दूसरी कंपनी को बोल सकता है कि देखो हम आपको ना, हमें ऐसा कुछ प्लान करके दो कि हमारे एम्प्लॉयज़, हम आपको सब देंगे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स कि हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ है, ये अब रिटायर होने वाले हैं, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, इनका एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट ये है, और जब ये रिटायर होंगे तो हमें इन्हें ये पैसे देने पड़ेंगे। तो आप ये हमारा पूरा रिटायरमेंट का पेमेंट का जो भी है वो आप देखो। तो वो कंपनी, आप बोलोगे मैम वो कैसे देखेंगे, आपके एम्प्लॉयज हैं, तो ऑब्वियसली हम पैसे पे करेंगे ना, हम ईयरली इन्हें कुछ ये कंपनीज को पैसे पे करेंगे और ये जो कंपनी है वो पैसे इन्वेस्ट करेगी और इस तरीके से वो हमारे पैसे मैनेज करेंगे कि जब हमारा कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाएगा तो ये कंपनी उसे वो पैसे देगी, बिकॉज हमने वैसा प्लान लिया हुआ है। तो ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, जो कंपनी ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स ऑफर करते हैं, वो कंपनी ने किए गए इन्वेस्टमेंट्स, या फिर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है, जो लाइफ इंश्योरेंस देती है, वो कंपनीज में किए हुए इन्वेस्टमेंट्स, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं है। सो अगर आपकी ऐसी कोई कंपनी है जो दूसरे कंपनी के रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स आप ऑफर करते हो दूसरे कंपनीज को, आप दूसरे कंपनीज का रिटायरमेंट के प्लान्स देखते हो, मैनेज करते हो, या फिर आप एक लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइज हो, कंपनी हो कि आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस देते हो, तो ये जो कंपनीज होती है ये इन्वेस्ट करके रखती है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी देख लो, LIC देख लो, अगर आपने भी आपके खुद का लाइफ इंश्योरेंस निकाला होगा तो आप LIC को पैसा देते हो और LIC ये पैसा इन्वेस्ट करके रखती है। हाँ, अगर आप मर गए तो LIC को आपको पैसा देना पड़ेगा। सो LIC जो ये इन्वेस्टमेंट करती है, या ये जो कंपनी है जो रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स मैनेज करती है, ये कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं है। क्या ये समझा क्या? यस। सो अभी तक हमने क्या देखा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किस किस लोगों का एप्लीकेबल नहीं है? एक तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को तो एप्लीकेबल नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। क्यों? क्योंकि इनकम का अकाउंटिंग कैसे करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बोलता है, वो देख लिया। फिर लीजेस करके कुछ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन्हें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए डेडिकेटेड स्टैंडर्ड बना हुआ है। ऐसी कंपनीज जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है या जो दूसरे कंपनीज के रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स मैनेज करती है,
उन कंपनीज ने किए हुए इन्वेस्टमेंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, और किसको एप्लीकेबल नहीं है देखो, म्यूचुअल फंड्स, ओके, वेंचर कैपिटल फंड्स and or the related asset management companies, banks and public financial institutions which are formed under a central or state government act are so declared under Companies Act 2013। इन सब लोगों को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं है। ओके, एक एक देखते हैं, लिस्ट बनाते हैं। म्यूचुअल फंड्स, मुझे बताओ कभी पढ़ा है म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स? कभी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, किसी से सुना होगा। ब्रोकर को क्या? हाँ, कैसे होता है कि सी कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, लेट्स से डॉक्टर्स ले लो, इंजीनियर्स ले लो, उनका अच्छा खासा जॉब है, दे आर अर्निंग वेल, दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी, लेकिन ऐसे बिल्कुल हो सकता है कि उन्हें नहीं पता कि ये कंपनी के शेयर्स में कैसे बाय करना है, कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा बेचना चाहिए, कब बेचना चाहिए, और ना उनको उतना टाइम है वो सब करने के लिए। इसके लिए कुछ कंपनीज होते हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो लोगों को क्या बोलते हैं कि आप हमें पैसा दो, ठीक है, हम आपका ये पैसा, हम एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेंगे और आपका ये पैसा इक्विटी शेयर्स में या डिबेंचर्स में, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। ये जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्हें म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, क्योंकि बहुत ऐसी जो पब्लिक है जिन्हें नहीं पता कि उनके पैसे कैसे मैनेज करने हैं, ओके, या जिन्हें नहीं पता कि उनके इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान कैसे रखना है, तो ऐसे बहुत सारे पब्लिक को वो क्या बोलते हैं, एक काम करो, आप हमें पैसे दो, हम आपके पैसे बराबर से स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे और आपके पैसे मैनेज करेंगे। ऐसी जो कंपनी होती है जो लोगों के पैसे फंड्स मैनेज करती है उन्हें बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब ये जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी है उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं है। जब भी उनको कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होता है, इसका वन ऑफ रीजन ये हो सकता है क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनी हुई है। सी आप ही सोचो, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो कितने सारे लोगों का पैसा उनके पास आएंगे और वो म्यूचुअल फंड कंपनीज कितने सारे शेयर्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स खरीदेंगे ऑब्वियसली लोगों के बिहाफ पे, तो उनके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ अकाउंटिंग या कुछ अलग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। इसकी वजह से इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं है। आर वी क्लियर म्यूचुअल फंड्स के बारे में? यस, ओके। मैम आवाज क्या हो रहा है, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? ओके वैभवी, तुम्हारा नेट का इशू है मतलब। जहाँ अच्छा रेंज है प्लीज वहां पे जाके बैठो। और अभी सी आपके क्लासेस ऑलमोस्ट क्या 15, अच्छा मैं जो बोल रही हूँ वो वैभवी को सुनाई नहीं दे रहा है। एक सेकेंड हम लिख देते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी 15 तक तो कोई क्लासेस आप लोग लाइव अटेंड नहीं कर पाओगे, आपको घर से ही अटेंड करने हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट योर इंटरनेट कनेक्शन इज गुड, यू हैव गुड सर्विस प्रोवाइडर। चलो आगे जाते हैं। वेंचर कैपिटल फंड्स, हमने देखा कि ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये जो कंपनीज होते हैं, उन्हें तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं करेंगे, उनको है नहीं। ओके, जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं उनको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं करना है। वेंचर कैपिटल फंड्स बताओ क्या होते हैं? चलो जब हम फाउंडेशन में कुछ न्यूज़ पढ़ते थे क्लास में, तब हमने बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है कि वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होते हैं, बताओ। याद करो, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं?
एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में स्लाइट डिफरेंस होता है, बट हाँ वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं ऐसे कंपनीज जो रिस्की बिजनेसेस में लेकिन इनोवेटिव आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं। ये वेंचर कैपिटल फंड्स का काम क्या होता है कि इनके पास पैसा होता है, फंड होता है जो वो मैनेज करते हैं। उनका काम क्या होता है, वो पैसे ऐसे बिजनेसेस में लगाते हैं, यूजुअली जो आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं स्टार्टअप्स, ऐसे बिजनेसेस में लगाते हैं कि जिनकी आइडिया कुछ यूनिक हो, लेकिन वो बिजनेस रिलेटिवली नया है, हमें कोई पता नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ये रिस्की वेंचर्स होते हैं, ये चल गए तो बहुत डेंजर भी चल सकते हैं, लेकिन अगर बर्बाद हो गए तो एकदम बर्बाद भी हो सकते हैं। सो ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं या ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो ऐसे रिस्की बिजनेसेस को पैसा देते हैं। ओके, फिर आप सोचोगे कि मैम रिस्की बिजनेस को क्यों पैसा देते हैं? इट इज नॉट मोर अबाउट रिस्की बिजनेस, इट इज अबाउट इनोवेटिव आइडियाज जिनमें बाकी लोगों को अभी तक इतना भरोसा नहीं है, शायद से बाकी लोग उन्हें पैसा ना दें। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज बट रिस्की वेंचर्स होते हैं वो, तो उनमें वो पैसा देते हैं। और उससे क्या हो जाता है, उसे ये हो जाता है, हाँ उनका रिस्क ये होता है कि अगर वो स्टार्टअप नहीं चला तो उनके पैसे जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गया या बहुत बड़ा हो गया तो वो उनका जो रिटर्न होता है वो बहुत हैवी होता है। जैसे आप बिल्कुल थोड़ा आप आज होमवर्क लो, आज गूगल सर्च करना, कुछ वेंचर कैपिटल फर्म्स के नाम ढूंढो, वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, अपकमिंग एरिया। सो ऐसे जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, ऐसी जो कंपनीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं है। आर वी क्लियर? यस, ओके। और रिलेटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज से, ये जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं उनके पास काफ़ी एसेट्स होते हैं, राइट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी एक बना सकते हैं। और सो सी क्या होता है बेसिकली कि म्यूचुअल फंड्स को लोग पैसा देंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि अलग अलग लोग होंगे, वो म्यूचुअल फंड्स को पैसा देंगे। म्यूचुअल फंड्स का काम है कि इनके पैसे मैनेज करो, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में डालो। ओके, तो वो क्या करते हैं, कुछ कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज का एक हिस्सा होता है कि वो लोग एक कंपनी बनाते हैं जो खास करके ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या एसेट्स होते हैं उन्हें मैनेज करते हैं। ओके, देखते हैं, हमें दिखाती हूँ मैं तुम्हें। सो बेसिकली ये जो इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, ये इनका काम ही यही होता है कि लोगों के पैसे जमा करो, इनका एक पूल बनाओ पैसों का, और उन्हें क्या करो, उन्हें इन्वेस्ट करो और वो इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखो। करेक्ट? तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे लिखा है, देखो, म्यूचुअल फंड और एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, दे मैनेज देयर क्लाइंट्स मनी, pool of money, by investing them in various asset classes with a focus on mutual fund in this case. So in this article we would touch upon best mutual fund companies in India, their assets under management and other relevant details. तो ये आर्टिकल मैंने सिर्फ इसके लिए खोला ताकि आपको एटलीस्ट नाम पता चले कि कौन से कंपनीज इंडिया में है। ये देखो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, सिर्फ देखो आप लोग इसके बारे में, विद एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब ये म्यूचुअल फंड कंपनी कितने एसेट्स मैनेज करती है आप देखो, वो एसेट्स का साइज है अराउंड 3 लाख करोड़ का। मतलब ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, इनमें इतने सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है कि उनके पास जो वो पैसा है और वो पैसों से किए गई इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 लाख करोड़। सो ये जो म्यूचुअल फंड्स और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है, इन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट्स की होगी उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं है। बट एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, सो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। सो दिस इज लिस्ट ऑफ सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स विच यू विल फाइंड इन इंडिया। आर वी क्लियर? यस, यस। अब आगे देखो, बैंक्स,
बैंक्स को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी तुम देखोगे तो बैंक्स भी इन्वेस्टमेंट्स करती है, लेकिन उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं है। ओके, एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कुछ और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं फॉर्म्ड अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। जो कोई भी, अगर कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है, या कुछ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में। सो ऐसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी उन्होंने किए गए जो इन्वेस्टमेंट्स है, या ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी एस 13 एप्लीकेबल नहीं है। ये कौन से होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? सो कुछ बिल्कुल ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों को लोन देते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, लेकिन वो बैंक्स नहीं होते। आपको पता है क्या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के फाइनेंसेस मैनेज करते हैं या लोगों को फाइनेंस देते हैं, बट दे आर नॉट बैंक्स, दे आर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। So they are financial institutions, they will provide loan to people, but they are not banks. बजाज फाइनेंस है, M&M फाइनेंस हम देख रहे थे, उनके नाम में ही देखो फाइनेंस दिख रहा है। ये कंपनीज लोगों को लोन देती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, बट ये बैंक्स नहीं होते। तो अगर कोई ऐसे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक्ट है, कोई लॉ है, उसके तहत, उसके अंदर बने हुए, या ऐसी कोई लिस्ट है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो कंपनीज एक्ट 2013 ने दी हुई है। तो उन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, सो लेट्स क्विकली रिवाइज कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 किन किन लोगों का एप्लीकेबल नहीं होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इज नॉट एप्लीकेबल or it does not deal with accounting of income on investments. It is dealt in by accounting standard 9. Again, accounting standard 13 does not deal with leases. It is dealt by another accounting standard, separate accounting standard. Okay, then accounting standard 13, it is not applicable to the investments made by life insurance enterprises or retirement benefit plans. Also, accounting standard 13 is not applicable to mutual funds or asset management companies. It is also not applicable to venture capital funds. It is not applicable to banks. It is not applicable to public financial institutions which are formed under Central or State Government Act or the list of, or which are listed under Companies Act 2013. Are we absolutely clear about this? Yes, इसमें कोई डाउट है क्या? नो डाउट। ओके, तो ये एक पैराग्राफ था जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का अभी तक हमने देखा नहीं। सी ये देखो, ये करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो हमने सब पढ़ा है वो यहाँ से ही था इनडायरेक्टली। चलो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज करके एक पैराग्राफ है जो भी हमने अभी तक देखा नहीं है, हम उस पर अभी फोकस करेंगे, अब पढ़ेंगे कि ये क्या बोलता है। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी is an investment in land or building, okay, that are not intended to be occupied substantially for use by or in the operations of the investing enterprise. अब बोलोगे मैम बड़ा सेंटेंस था, नहीं समझा, बताती हूँ मैं कि ये क्या है। सी, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लैंड या फिर बिल्डिंग खरीदती है और ये खरीदती है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इसका मतलब ये लैंड एंड बिल्डिंग दे आर नॉट गोइंग टू यूज इन देयर ऑपरेशंस, उनका बिजनेस करने के लिए ये लैंड एंड बिल्डिंग यूज नहीं होने वाली है, ना कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होने वाली है। मतलब ना तो ये जमीन पे ये लोग फैक्ट्री लगा के प्रोडक्शन करेंगे, ना वो शायद से बिल्डिंग इनका कॉर्पोरेट ऑफिस होगा,
उन्होंने सिर्फ वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी हुई है, या तो रेंट पे चढ़ाने के लिए या बेच के कैपिटल एप्रिसिएशन कमाने के लिए। ओके, सो ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग जो होती है उन्हें बोला जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज जो होती है, ये लैंड एंड बिल्डिंग्स जो होती है ऐसी, वो कवर होती है अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी हुई है जो आप आपके बिजनेस के ऑपरेशंस में या बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए नहीं यूज करने वाले हो, तो उसे बोला जाता है एंड योर इंटेंशन इज दैट कि ये लैंड एंड बिल्डिंग हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदी हुई है। सो वैसे लैंड एंड बिल्डिंग्स में किए गए इन्वेस्टमेंट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में कवर होते हैं। इस पे मैं और एक बार आऊंगी जब हम और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तब हम थोड़ा सा इस पार्ट पे वापस आएंगे। लेकिन दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इधर तक क्लियर है क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, नोटबुक में लिख लो। So if organization purchases land and building which is not to be used in the operations of the business, neither it is going to be used by the organization for administrative purposes, it is only purchased for investment, then such land and building is governed under accounting standard 13. It is called as, or such properties are called as investment properties. लिख लो ये नोटबुक में। क्लियर? जाना है आगे? यस, अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है? एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी is accounted for in accordance with the cost model as prescribed in accounting standard 10 property plant and equipment। आप बोलोगे मैम ये कॉस्ट मॉडल क्या है? देखेंगे हम। द कॉस्ट ऑफ, ये नेक्स्ट पार्ट है, ये आगे लेते हैं, इधर तक लेते हैं। सी, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है ये कॉस्ट पे ही दिखाई जाती है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दे आर शोन अंडर कॉस्ट मॉडल। ये कॉस्ट मॉडल क्या होता है? इनका मतलब होता है कॉस्ट, उसमें से माइनस कुछ चीजें होती है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ेंगे तो कॉस्ट मॉडल में क्या क्या आता है वो तुम्हें समझेगा। बेसिकली अभी हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कॉस्ट मॉडल पे दिखाई जाती है। और कॉस्ट मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है हम यहाँ पे लिखेंगे, टू बी स्टडीड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 PPE। लिख दो ऐसे ही,
और अभी सिर्फ ध्यान रखो मतलब कॉस्ट। और कुछ चीजें हैं ये मॉडल में, हम सीखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। अभी हमारे चार्ट में बस हमें इतना लिखना है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को कॉस्ट मॉडल पे दिखाया जाता है, और कॉस्ट मॉडल सीखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। आगे जाते हैं, क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी or a company, the holding of which is directly related to the right to hold the investment property, is added to the carrying amount of the investment property. क्या है ये? एक बार सेंटेंस पढ़ो और कुछ समझ रहा है क्या बताओ मुझे। क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ समझ रहा है? ट्रांसलेट कर रहे हो क्या? नहीं, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, कुछ एक्सप्लेनेशन दे पाओगे क्या इससे रिलेटेड? बताती हूँ मैं। सी, अरे सी, अभी क्या होता है, कुछ जो सोसाइटी, कुछ जैसे आप एक सिंपल ले लो, आप भी अगर कुछ सोसाइटी, अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, काफी बार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ओके, तो ये क्या होता है इसमें कि सपोज ये सोसाइटी में काफी बिल्डिंग्स है। अगर आपने वो बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदा तो आप वो फ्लैट के लिए पैसे पे कर देते हो। सो यू पे फॉर दिस फ्लैट, लेट्स से 100, 100 ऐसे समझने के लिए ले लो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप जो फ्लैट खरीदते हो, आप वो फ्लैट के लिए पैसे देते हो, करेक्ट है, लेकिन वो फ्लैट यूज करने का या वो फ्लैट आपके नाम पे या वो फ्लैट से रिलेटेड जो अधिकार होते हैं कि आप यूज कर सकते हो वो फ्लैट या वो बेच सकते हो वो फ्लैट, वो तब आता है जब आप ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनते हो। क्या हो रहा है आज? सॉरी। सो बेसिकली जब आप ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनते हो, आइडियली तब आपके पास वो अधिकार आता है फ्लैट यूज करना या फ्लैट बेचना। मैम फिर वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर कैसे बनते हैं? सी, अगर मैं ये फ्लैट खरीदती हूँ विश्वजीत से, तो विश्वजीत ना ऑलरेडी ये सोसाइटी का मेंबर होगा। कैसे मेंबर होगा? तो उसके पास वो सोसाइटी के शेयर्स होंगे। इट इज बिकॉज उसके पास वो सोसाइटी के शेयर्स है, वो सोसाइटी का मेंबर है, एंड उसके वजह से वो फ्लैट यूज कर सकता है एंड वो फ्लैट को बेच सकता है। जब मुझे कोई ऐसे सोसाइटी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ती है तो मुझे वो फ्लैट के पैसे देने पड़ते हैं, और एक्चुअली वो फ्लैट का राइट मेरे पास आए इसके लिए मुझे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर मेरे नाम पे होने चाहिए। तो इसका मतलब जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए जो आप पैसे देते हो वो तो आपका कॉस्ट है ही है, प्लस वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप तब यूज कर पाओगे, आप तब बेच पाओगे, या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स आपके पास तब आएंगे जब आप वो सोसाइटी के मेंबर बनते हो, जब आपके नाम पे वो शेयर्स किए जाते हैं। ओके, तो ये शेयर्स को बाय करने के लिए, ये शेयर्स को खरीदने के लिए भी जो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करते हो ना, वो भी आपके वो लैंड या बिल्डिंग, वो फ्लैट जो भी है उसके कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। ओके, सो आई रिपीट,
अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो और अगर वो प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, मतलब आपने वो प्रॉपर्टी तो बाय कर दी, लेकिन वो प्रॉपर्टी के अधिकार मिलने के लिए अगर आपको कोई सोसाइटी का, कोई कंपनी का मेंबर बनना पड़ता है, आपके नाम पे शेयर्स करवा के लेने पड़ते हैं, तो आपको वो प्रॉपर्टी के साथ वो शेयर्स भी आपके नाम पे करवा के लेने पड़ते हैं, वो शेयर्स भी खरीदने पड़ते हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए पे किया गया पैसा प्लस वो शेयर्स के लिए पे किया गया पैसा, ओके, ये दोनों चीजें पकड़ के आपके वो प्रॉपर्टी का कॉस्ट होगा। सो अब अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि द कॉस्ट ऑफ एनी शेयर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ कंपनी द होल्डिंग ऑफ विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द राइट टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के कोई तो ऐसे शेयर्स है, अब वो शेयर्स जब आप होल्ड करोगे तभी आपको राइट मिलेगा to use that investment property, then the cost of such shares is added to the carrying amount of the investment property. So investment property जो है उसका जो प्राइस है, उसका जो कॉस्ट है, वो निकालते वक्त ये शेयर्स का भी ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट आपको। It is to be added in the value of that investment property because जब तक ये शेयर्स आपके नाम पे नहीं होते ना, आप वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के राइट्स ही आपके पास नहीं आते। सो ये आपको बस ध्यान में रखना है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे चार्ट में कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉस्ट ऑफ शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज if such shares are directly related to right, उनका एकदम टर्मिनोलॉजी लिख दो, राइट टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके, सो ये कंप्लीट करो, तब तक मैं क्विकली एक बार रिवीजन करवा के लेती हूँ। हमने क्या बोला कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लैंड या बिल्डिंग खरीदता है एंड दे आर नॉट गोइंग टू यूज दिस लैंड एंड बिल्डिंग फॉर देयर बिजनेस ऑपरेशंस और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, they have purchased this land and building for investment purposes, then such land and building is covered under, or they are covered under accounting standard 13, that is investments, accounting for investments। उस वैसे लैंड्स एंड बिल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ओके, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज होते हैं वो हमेशा क्या वैल्यू पे दिखाए जाते हैं? तो कॉस्ट मॉडल पे दिखाए जाते हैं, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में सीखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या देखा कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब आप कोई खरीदते हो और उसके लिए अगर आपको कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, उसके बिना आप वो प्रॉपर्टी का राइट टू होल्ड आपके पास आएगा ही नहीं, तो वो शेयर्स के लिए पे किए गए पैसे भी आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट में ऐड होने चाहिए। दिस इज अबाउट दिस पैराग्राफ। डन? क्लियर? यस, यस। चलो तो आगे जाते हैं अभी ये पैराग्राफ से। अभी इसको क्या हुआ? तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज वाला पैराग्राफ भी हमने खत्म कर दिया। यस, नाउ वन मोर very important paragraph of this standard is reclassification of investments। ओके, ये हमने देखा नहीं है। और यूजुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है
वो कंपलसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे आता है। तो ये ना 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स ईच। तो इसमें क्या हो सकता है ना, इसमें ये जो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स, जबकि इसका आप बोलोगे कि मैम हमने इसका चैप्टर तो पढ़ लिया, आप क्यों पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं ये छोटे छोटे भी? क्योंकि ये जो कंपलसरी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो कंपलसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन आने वाला है, उस पे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पे कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्वेश्चन आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन से थोड़ा अलग होता है। तो ये जो पैराग्राफ्स हम अभी कवर कर रहे हैं, जो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर में कवर नहीं किए हैं, उन पे 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें से ये पैराग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पैराग्राफ पे काफी बार 5 मार्क के क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो फोकस एकदम हाई चाहिए। इधर क्या है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। रिक्लासिफिकेशन मतलब क्या? सी, जब हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, करेक्ट? किस चीज में हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं? हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में। यस और नो? यस। कौन से बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होता है? इंटेंशन के बेसिस पे, कि आपने क्या किया, आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी, अब आप इंटेंट करते हो कि डेट ऑफ एक्विजिशन से आप उसे 12 महीने से कम पीरियड तक होल्ड करने वाले हो, तो वो करंट माना जाएगा। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन से आप 12 महीने से ज्यादा उन्हें होल्ड करने वाले हो, तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यस और नो? यस। अब क्या हो गया, सी सपोज मैंने 1 अप्रैल को कुछ शेयर्स खरीदे। ओके, सो 1 अप्रैल को मैंने शेयर्स खरीदे। मेरा इंटेंशन क्या था कि इन्हें 10 महीने तक ही होल्ड करना है, और एक्चुअली क्या हुआ, 10 महीने बाद मैंने सोचा कि मुझे ये शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए यूज करने हैं, मुझे नहीं बेचने अभी, मेरा इंटेंशन चेंज हो गया है। सो जब मैंने 1 अप्रैल को खरीदा था तो वो करंट इन्वेस्टमेंट था। 10 महीने बाद आई डिसाइडेड कि नहीं, आई वांट टू होल्ड दिस शेयर्स फॉर एटलीस्ट 4 इयर्स और 5 इयर्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इन्वेस्टमेंट अब तक मैं बोल रही हूँ कि करंट इन्वेस्टमेंट है, अब क्या मुझे वो वापस एक बार क्लासिफाई करके उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलना पड़ेगा? अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन गई। यस और नो? यस। सो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का इंटेंशन चेंज हो जाता है, ओके, तो वो इन्वेस्टमेंट्स को हमें रिक्लासिफाई करना पड़ता है, वापस एक बार क्लासिफाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टमेंट को पहले हमने करंट इन्वेस्टमेंट करके बोला था, अब हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि जब भी ऐसे हमारा इंटेंशन चेंज हो जाता है, तो जब हम ये इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई करते हैं फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म टू करंट, सो वी विल हैव टू डिसाइड दैट इन दैट केस क्या करना है, हम अकाउंटिंग कैसे होता है, क्या करना है। ओके, सो reclassification of investments from current investments to long term investments. अब देखते हैं स्टैंडर्ड क्या बोलता है। देखो, where investments are reclassified from current to long term, transfers are made at lower of cost and fair value at the date of transfer. Okay, सो जब कोई इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म करके हमें क्या करना है,
क्लासिफाई करना है, रिक्लासिफाई करना है। तो वो कैसे रिक्लासिफाई होगा? रिक्लासिफिकेशन करते वक्त वो रिक्लासिफाई होगा कॉस्ट पे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू whichever is lower on the date of transfer. ओके मैम थोड़ा समझ रहा है लेकिन अभी भी डिटेल नहीं समझा। अब देखो हम ये एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। सो 1 अप्रैल को मैंने एक इन्वेस्टमेंट खरीदी, तो वो इन्वेस्टमेंट करके दिखाई दे रही है, उसका कॉस्ट था 100 रुपीज़। ओके करंट इन्वेस्टमेंट करके उसे माना जा रहा था, सब चीज़ें करेक्ट चल रही थी। अब हो गया लेट्स से 10 महीने हो गए। कब 10 महीने कब खत्म हो गए बताओ मुझे? जनवरी में। ओके सपोज 31 जनवरी आ गया और 31 जनवरी को आप बोल रहे हो कि नहीं यार अब ये इन्वेस्टमेंट को ना हम 5 साल तक बेचेंगे ही नहीं। सो ये बन गई हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब हमें क्या बोला गया है? जब आप करंट से लॉन्ग टर्म को उसे क्लासिफाई करते हो तो वो क्लासिफाई करते वक्त ट्रांसफर डेट पे आपको देखना है, मतलब आपको 31 जैन को देखना पड़ेगा उस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो है 100। आप ट्रांसफर डेट पे ये भी चेक करो कि वो इन्वेस्टमेंट जो है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। तो सपोज उसकी फेयर वैल्यू आ गई 90 रुपीज, तो उस केस में क्या होगा? ट्रांसफर डेट पे आपको ये इन्वेस्टमेंट को पहले उसके फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बोला है कि जब आप रिक्लासिफाई करते हो that investment should be reclassified at cost or fair value whichever is lower at the date of transfer. So at the date of transfer which is 31st January मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट या फेयर वैल्यू whichever is lower पहले उस पे लाना पड़ेगा। तो अब मुझे ये जो इन्वेस्टमेंट 100 रुपए पे दिख रही है वो 90 पे लानी पड़ेगी। यस और नो? यस। कैसे लाई जाएगी ये 90 पे? मुझे एंट्री मारनी पड़ेगी इसके लिए। एंट्री क्या मारनी पड़ेगी? P&L अकाउंट डेबिट 10 लॉस हो रहा है ये मेरा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10। और अब 31 जैन को ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपके बुक्स में दिखेंगी 90 और आज से इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और जब भी हम इसकी सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन करेंगे, जब भी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम वापस वैल्यू निकालेंगे बैलेंस शीट डेट पे, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे वैल्यू होते हैं? कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन ओनली। अगर परमानेंट डिमिनिशन हुआ तो ही आगे जाके ये इन्वेस्टमेंट में से माइनस होगा, वरना ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे दिखती रहेगी। और वो कॉस्ट कौन सी मानी जाएगी अभी? 90, क्योंकि 90 पे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो गई। समझा ये? यस विश्वजीत, क्या ये क्लियर है? यस। सो एक बार रिपीट करती हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो पहले आपके इंटेंशन के ऊपर से या तो आप उसे करंट इन्वेस्टमेंट या आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्लासिफाई करते हो। लेकिन अगर आपका इंटेंशन चेंज हो गया, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने 1 अप्रैल को शेयर खरीदा था, ओरिजिनल इंटेंशन था कि एक्विजिशन डेट से मतलब 1 अप्रैल से सिर्फ 10 महीने तक पकड़ के रखना है ये शेयर, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट करके दिखाया गया था। और करंट इन्वेस्टमेंट इनिशियली रिकॉग्नाइज होता है कॉस्ट पे, इसके लिए वो शेयर्स 100 पे दिखाई दे रहे थे। उसके बाद आपका इरादा चेंज हो गया, आपने बोला योर इंटेंशन चेंज, नाउ यू वांट टू होल्ड दिस शेयर्स फॉर पीरियड ऑफ 5 इयर्स, सो नाउ दिस बिकम्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जिस दिन आपका ये इरादा चेंज होता है, जब आपकी इन्वेस्टमेंट करंट से लॉन्ग टर्म बन जाती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस दिन पे आपको वो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट देखना पड़ेगा, कितना था? 100। उस दिन पे आपको वो शेयर की वैल्यू देखनी पड़ेगी, कितनी है? 90। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, एक तो वो करंट इन्वेस्टमेंट थी, तो अगर उसमें उसको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो चुकी है, अगर उसकी फेयर वैल्यू कॉस्ट से नीचे आ गई है, तो आप वो इन्वेस्टमेंट को पहले फेयर वैल्यू पे लेके आओ, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचएवर इज लोअर।
तो इस केस में सिंस फेयर वैल्यू लोअर थी, मैं इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे लेके आई, P&L टू इन्वेस्टमेंट, ओके। और फिर जो वो उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू पकड़ी जाएगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम बोलेंगे ये शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट माना जाएगा 90 हेंसफोर्थ, और आगे जाके अभी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसका वैल्यू डिसाइड होगा, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी 90। वेरी इंपॉर्टेंट। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? यस, लिख लो ये नोटबुक में कि जब करंट इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिक्लासिफिकेशन होता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो उस वैल्यू पे ट्रांसफर होता है। ये एग्जाम्पल चाहिए तो ये एग्जाम्पल भी लिख लो, पहले चार्ट कंप्लीट करो फिर एग्जाम्पल लिखो। आप लिख सकते हो रेफर एग्जाम्पल बिलो। डन। अब ये एग्जाम्पल लिख लो नीचे। डन। ओके, हो गया आप लोगों का लिख के? चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि ओरिजिनली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, जब आपने खरीदा था तब आपका इंटेंशन था कि आपको इन्वेस्टमेंट वो होल्ड करके रखने वाले हो फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 2 इयर्स, लेकिन बीच में से आपका इंटेंशन चेंज हो गया एंड नाउ इट हैज बिकम करंट इन्वेस्टमेंट, आप उसे बस उतने टाइम के लिए होल्ड ही नहीं करने वाले हो। ओके, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से वो कन्वर्ट हो गई टू करंट इन्वेस्टमेंट। तो जब कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको रिक्लासिफाई करनी है, आपको उसे करंट इन्वेस्टमेंट में बदलना है, तो ये ट्रांसफर करते वक्त आपको वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? सो ये ट्रांसफर लेते वक्त स्टैंडर्ड देखो क्या बोलता है। स्टैंडर्ड बोलता है वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट्स देन दिस ट्रांसफर्स आर मेड एट, ये ट्रांसफर कौन से वैल्यू पे होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। पहले लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। सो ये ट्रांसफर होता है एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट whichever is lower on the date of transfer। ओके, मतलब जब वो ट्रांसफर कर रहे हो आप, जब उसे अभी आपका
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से उसे करंट बना रहे हो, तो उस दिन पे वो ट्रांसफर के वक्त आप क्या चेक करोगे? आप पहले चेक करो वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, कि वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट क्या थी, ठीक है। फिर आप चेक करोगे वो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू। कैरिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कैरिंग वैल्यू? बताओ। नहीं, कैरिंग वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू एट विच दैट एसेट इज रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब वो एसेट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से वैल्यू पे दिख रही है, आपके बैलेंस शीट में कौन से वैल्यू पे दिख रही है, उसे कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। ओके, सो कैरिंग वैल्यू इज द वैल्यू of the asset as per books of accounts। तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और अगर आप उसे करंट इन्वेस्टमेंट में भी ट्रांसफर करें, तो ट्रांसफर के दिन पे आप पहले वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट लिखोगे। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 1 अप्रैल को वो इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 100 रुपए कॉस्ट में, उसे इनिशियली रिकॉग्नाइज भी कर दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके 100 रुपए पे। अब अचानक से मेरा इरादा चेंज हो गया, जनवरी 31 जनवरी को इरादा चेंज हो गया। या फिर और एक चीज करते हैं, हाँ चलो केस 2 भी लूंगी मैं। सपोज 31 जनवरी को आपका इंटेंशन चेंज हो गया, अब आपको इसको करंट दिखाना है, तो हम पहले क्या चेक करेंगे? कॉस्ट देखेंगे, कॉस्ट कितनी है इसकी? 100 रुपए। फिर वो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू देखेंगे। कैरिंग वैल्यू मतलब वो इन्वेस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन से वैल्यू पे दिख रही है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो इन्वेस्टमेंट कौन से वैल्यू पे दिख रही है, बताओ। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो इन्वेस्टमेंट कौन से वैल्यू पे दिख रही होगी? हाँ, तो वही पूछ रही हूँ कि कैरिंग वैल्यू कितनी है। कब खरीदी आपने इन्वेस्टमेंट? 1 अप्रैल को। जब 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट खरीदी तो क्या एंट्री मारी होगी, बताओ। इन्वेस्टमेंट टू बैंक कितने वैल्यू पे दिखाई? 100 पे। उसके बाद क्या आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हाथ लगाया क्या, वापस कुछ एंट्री मारी है क्या? नहीं। तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू भी कितनी दिख रही है? 100। सो इसकी कैरिंग वैल्यू भी 100 ही दिख रही है। उसकी कॉस्ट भी 100 ही था और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो इन्वेस्टमेंट दिख भी 100 पे ही रही है, तो उसकी कैरिंग वैल्यू भी 100 है। विच एवर इज लोअर क्या भी 100 ही है। इसका मतलब जब आप उसे कन्वर्ट करोगे तो उसकी वैल्यू, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 ही दिखेगी। एंड उसके बाद अब वो इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। और इस डेट के बाद 31 जनवरी के बाद वो इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा जिसकी वैल्यू 100 होगी, और करंट में इन्वेस्टमेंट करके आगे जाके उसको उसकी जो भी ट्रीटमेंट होनी है वो होती रहेगी। आर वी क्लियर अबाउट दिस? हाँ बोलो। यहाँ फेयर वैल्यू से क्यों नहीं कंपेयर करते? क्योंकि ये करंट इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना आपकी। तो पहले आप क्या बोल रहे हो कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हैं क्या? तुम ही बताओ मुझे काव्य। नहीं ना। हाँ, अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट होती तो हम क्या बोलते थे कि देखो ये करंट इन्वेस्टमेंट है तो आप इसका कॉस्ट और फेयर वैल्यू को कंपेयर कर दो, इसमें से जो भी लोअर है आप वो लोअर वैल्यू ले लो, क्योंकि आज ये करंट इन्वेस्टमेंट है तो आज इसकी वैल्यू ये है, विच एवर इज लोअर। ओके, और अब ये पॉइंट से इसे लॉन्ग टर्म ट्रीट करो। लेकिन अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या बोलते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है,
अगर मैं इसे फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगी तो अगर तुम्हें याद होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम फेयर वैल्यू से हमें नहीं कंपेयर करते। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू ये टेम्पररी भी हो सकती है ना, तो इसलिए पहले वो क्या बोलते हैं, पहले तुम वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिसाइड करो, फाइनल करो, वो फाइनल वैल्यू को जो भी है हम फिर आगे जाके करंट इन्वेस्टमेंट करके मानेंगे। ओके, और एक एग्जांपल देती हूँ तब और क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ था, सेम सिनेरियो, स्लाइड चेंज। 1 अप्रैल को वो शेयर्स खरीदे 100 में। ओके, 100 उनका कॉस्ट था। अब क्या हुआ, 31 दिसंबर पे हमें पता चला कि वो शेयर्स की वैल्यू हो चुकी है 60 रुपीज, और वो 40 रुपए जो डिक्लाइन हुआ है वो टेम्पररी डिक्लाइन नहीं है, ये कंपनी हेवी लॉसेस में चली गई है और अब ये इसकी जो वैल्यू दिख रही है ये शेयर की 60, ये वापस से बढ़ने के कोई चांसेस है ही नहीं। तो मुझे बताओ 31 दिसंबर को तुम्हें क्या करना पड़ेगा जब तुम्हें ये चीज पता चलेगी? विश्वजीत बोल रहा है मैम सेल कर देंगे। नहीं, सेल नहीं करोगे, आपने होल्ड करके रखा हुआ है, वो शेयर है आपके पास, वो शेयर का कॉस्ट है 100, आपने उसे 100 में लिया था, तब आपने उसकी एंट्री मारी थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 100, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 31 दिसंबर को जब आपको पता चल जाता है कि शेयर आपके पास है, आपने बेचा हुआ नहीं है, उसकी वैल्यू 60 हो गई है और ये परमानेंटली वैल्यू डिक्लाइन हो गई है, तो तुम्हें कोई एंट्री मारनी पड़ेगी क्या, ये डिक्लाइन की, परमानेंट डिक्लाइन की? माइनस करेंगे मतलब एंट्री मारेंगे, करेक्ट। परमानेंट डिमिनिशन दिखाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। यस, हमने क्या देखा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे दिखती है और अगर परमानेंट डिमिनिशन है तो उतना ही माइनस करते हैं, बाकी फेयर वैल्यू से कंपेयर नहीं करते। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि 40 रुपए उसका क्या है, परमानेंट डिमिनिशन हो गया अभी, तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। एंट्री क्या आती है हमारी उस केस में, P&L अकाउंट डेबिट 40 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40। यस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू परमानेंट डिमिनिशन हुआ तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप उसमें परमानेंट डिमिनिशन दिखाते हो, इसके लिए 40 का लॉस रिकॉर्ड कर दिया, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपका अभी 60 पे। अब आ गया 31 जैन। अब 31 जैन को आपका इरादा बदल हो गया है कि इसे कम समय तक रखना है, ये करंट इन्वेस्टमेंट बन गई आपकी, तो आपको ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट करके ट्रीट करना होगा। लेकिन ट्रीट करते वक्त, ये ट्रांसफर करते वक्त आपको वो इन्वेस्टमेंट दिखानी चाहिए कॉस्ट पे या कैरिंग वैल्यू पे, विच एवर इज लोअर। ओके, तो मैं 31 जनवरी को लिखूंगी कि ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी, बताओ मुझे। 100। विश्वजीत तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, पीछे से बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, अभी थोड़ा आ रहा है बेटर, फिर भी बैकग्राउंड वॉइस बहुत है। सपोज उसका कॉस्ट है 100, राइट, अब इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है बताओ? 60, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये इन्वेस्टमेंट दिख रही है 60 पे। अब विच एवर इज लोअर, इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट जब लॉन्ग टर्म से करंट में कन्वर्ट होगी तो उसकी वैल्यू दिखाई देगी 60, एंड हेंसफोर्थ इसके बाद उसे करंट इन्वेस्टमेंट करके ट्रीट किया जाएगा। आर वी क्लियर? डरो मत, इसमें बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मॉड्यूल स्टडी मटेरियल पे भी है और क्वेश्चन बैंक में भी है, कंसेप्ट और लॉजिक समझ लो। तो उन्होंने बोला है कि जब भी आपके पास कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगी तो सबसे पहले जब आप रिकॉर्ड करोगे उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। ओके, अब अगर आपका इरादा बदल गया, अगर आप सोच रहे हो अब इसे शॉर्ट पर्पस के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए रखना है, तो आपको आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रीक्लासिफाई करके करंट इन्वेस्टमेंट करके क्लासिफाई करना पड़ेगा। जब ये रीक्लासिफिकेशन होता है तो आपको ट्रांसफर के डेट पे वो इन्वेस्टमेंट की चेक करनी पड़ती है कॉस्ट एंड कैरिंग वैल्यू, एंड दैट इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर।
तो जब वो करंट इन्वेस्टमेंट बनेगी तो आप उसे कॉस्ट या कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर पे दिखाओगे, और फिर वो आगे जाके जैसे 60 उसकी वैल्यू डिसाइड होगी, एंड देन henceforth that investment would be shown as current investment. Are we absolutely clear about this? Yes? Okay. लिख लो, ये चार्ट कंप्लीट कर लो, एग्जाम्पल भी लिख लो नीचे, ये कैरिंग वैल्यू कम हुई है वो वाला एग्जाम्पल लिखो. ये वाला एग्जाम्पल लिखो, एक सेकंड. डन. इसे मार्क करके रख दो नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. राइट. ओके. और एक पैराग्राफ है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम वो भी कवर करेंगे. कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये पढ़ते वक्त मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. द कैरिंग अमाउंट फॉर करंट इन्वेस्टमेंट्स इज लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू. इसका मतलब वो क्या बोलते हैं कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है तो आप उसे कैसे वैल्यू करते हो, ये हमने देखा हुआ है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. क्लियर? ये तो पता है. यस. ओके. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स on overall or global basis is not considered appropriate. Okay, so वो क्या बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स, कि हमारी करंट इन्वेस्टमेंट्स होती है जिन्हें हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे. लेकिन अब वो इधर आगे क्या बोल रहे हैं, बट दिस वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज नॉट टू बी डन ऑन ओवरऑल ऑल ग्लोबल बेसिस. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि सपोज आपका से एक कंपनी है एक्स लिमिटेड करके, उनके पास ABCDEFG इतनी सारी करंट इन्वेस्टमेंट्स है. ओके, तो वो बोलते हैं कि सारी करंट इन्वेस्टमेंट्स का एक साथ आपने कॉस्ट ले लिया और सारी करंट इन्वेस्टमेंट्स का एक साथ मिला के आपने फेयर वैल्यू ले लिया और फिर इन्हें कंपेयर किया एंड विच एवर इज लोअर दिखा दिया. ओके, अगर मैंने ऐसे किया तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये राइट है या रॉन्ग है, और क्यों? मेरे पास ये जो एक्स लिमिटेड है, इनके पास 7 करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्होंने 7 करंट इन्वेस्टमेंट्स का कॉस्ट ले लिया
सात करंट इन्वेस्टमेंट्स का फेयर वैल्यू ले लिया और इन्हें कंपेयर किया और देखा विच एवर इज लोअर और उस पर इन्वेस्टमेंट दिखा दिया. व्हाट डू यू थिंक दिस ट्रीटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग और एंड व्हाई? सोचो क्या लग रहा है? एंड द करेक्ट आंसर इज दिस ट्रीटमेंट इज रॉन्ग. वही स्टैंडर्ड बोल रहा है कि अगर आपको करंट इन्वेस्टमेंट्स आपके पास है तो उनका वैल्यू निकालते वक्त आपको ओवरऑल या ग्लोबल बेसिस पे निकालना नहीं है. सारे करंट इन्वेस्टमेंट्स मिला के कॉस्ट लेना, मिला के फेयर वैल्यू लेना, ये करना नहीं है आपको. आपने इंडिविजुअल बेसिस पे हर एक इन्वेस्टमेंट की इंडिविजुअल देखो कॉस्ट, फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर, ऐसे हर एक इन्वेस्टमेंट का इंडिविजुअली निकालना है. ओवरऑल बेसिस पे करना आपको अलाउड नहीं है. ओके आप बोलोगे कि मैम क्यों नहीं है ये? सी कैसे होता है, अगर आप देखो सपोज ये बी इन्वेस्टमेंट ले लो, ये बी का कॉस्ट था 100, ठीक है, इसकी फेयर वैल्यू है हो गई है 80 और ये जो सी है, अब ये देखते हैं कि ये सी का कॉस्ट था 200 और उसकी फेयर वैल्यू हो गई है 250. अब देखो अगर हम इंडिविजुअली बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं तो क्या होता है और ग्लोबल बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं तो क्या होता है. इंडिविजुअल बेसिस पे करोगे तो बी विल बी शोन एट विच एवर इज लोअर विच मीन्स 80 and C will be shown as at whichever is lower which is 200. So my investment will be valued at 280. Do you agree with this? Yes. अब अगर मैं ओवरऑल बेसिस पे करती हूँ तो ओवरऑल बेसिस पे A प्लस बी, सॉरी अब ये B C है, सो B प्लस C मिला के तुम्हारा कॉस्ट कितना हो रहा है 300 और B प्लस C मिला के तुम्हारी फेयर वैल्यू कितनी हो रही है 250 प्लस 80 330 क्या? यस 330 विच एवर इज लोअर. तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कौन से वैल्यू पे दिखेगी 300 कॉस्ट पे. ये फिर भी हायर दिख रही है. देखो ग्लोबल बेसिस पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा वैल्यू पे दिख रही है. अब तुम इसका एनालाइज करोगे तो तुमको समझ जाएगा ये क्यों हो रहा है. क्योंकि देखो ग्लोबल बेसिस पे जब आप करते हो तो आपका टोटल कॉस्ट 300 होता है, कॉस्ट तो टोटल सेम रहेगा, लेकिन फेयर वैल्यू देखो क्या होता है जब आप इंडिविजुअल बेसिस पे करते हो तो बी की वैल्यू एक्चुअली 80 पे आ गई है. तो बी के केस में हमें 20 रुपए का लॉस होने वाला है तो वो हमने रिकॉर्ड करके उसकी वैल्यू 80 दिखानी चाहिए. और इंडिविजुअल बेसिस पे सी की वैल्यू 250 हो गई है, ये बढ़ गई है 50 रुपए से, होने वाला प्रॉफिट हम कभी नहीं रिकॉर्ड करते, इसके लिए हम ये 200 पे दिखाते हैं. लेकिन जब तुम ये कंबाइन कर लेते हो तो इधर जो होने वाला प्रॉफिट है जब तुम कंबाइन करते हो तो ये 300 होता है और यहाँ पे जो कमाया हुआ प्रॉफिट है 250 रुपए एक्स्ट्रा और यहाँ पे क्या 80 रुपीज का लॉस. जब ये टोटालिटी बेसिस पे लेते हो तो यहाँ पे क्या दिखता है 50 का प्रॉफिट 20 का लॉस, फिर भी आपको 30 का प्रॉफिट दिखता है. एंड दैट इज वाई जब आप ग्लोबल बेसिस पे लेते हो तो एक इन्वेस्टमेंट में होने वाला लॉस ये दूसरे इन्वेस्टमेंट में होने वाले प्रॉफिट से ढक सकता है. और इसके लिए कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू में ऐसे हो सकता है कि फेयर वैल्यू हायर ही आएगी, आप इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे दिखाओगे. और जो इस केस में प्रॉब्लम क्या है, ये जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है बी, उसमें जो होने वाला नुकसान है वो अलग, वो रिकॉर्ड होना चाहिए ना, उसमें होने वाला नुकसान है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होता है. क्यों? क्योंकि बी में होने वाला प्रॉफिट ये ए में होने वाले लॉस को खा जाता है जब आप ओवरऑल बेसिस पे देखते हो तो. एंड दैट इज वाई स्टैंडर्ड सेज कि ग्लोबल बेसिस पे करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना इज नॉट अलाउड. इंडिविजुअल बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट्स में लॉस हो रहा है उसका अलग से लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए. अगर इधर आप इंडिविजुअल बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे 20 का लॉस रिकॉर्ड होगा
और सी के केस में कुछ भी लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू हायर है, तो ये 200 हो जाएगा। जबकि ग्लोबल बेसिस में बी का जो लॉस है वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्योंकि सी का प्रॉफिट उसे खा जा रहा है। दैट इज व्हाई स्टैंडर्ड सेज दैट इन केस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स comparing this cost or fair value on global or overall basis is not allowed. It must be done on individual basis. Are we clear about this? Yes, पक्का क्लियर है सबको? काव्या क्लियर? जाना है क्या आगे? यस हाँ, अब आगे देखो, sometimes the concern of an enterprise may be with the value of a category of related current investments and not with each individual investments, and accordingly the investments may be carried at lower of cost and fair value captured category wise. इसका मतलब क्या है? See, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होंगे कि उनमें बहुत भयंकर लेवल का इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट्स को, करंट इन्वेस्टमेंट्स को कैटेगरी वाइज स्टडी करते हैं। मतलब उनके पास इतना पैसा है और वो इतने इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, तो वो ऐसे नहीं देखते, अभी हम सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट। सो वो ये नहीं देखते कि इंडिविजुअली एक एक शेयर, अच्छा इसमें लॉस हो रहा है तो इसको बेच दो, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो रहने दो, ओके, ऐसे नहीं सोचते वो ओवरऑल बेसिस पे मे भी उनके इन्वेस्टमेंट्स को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, investments in debentures. So some organizations are actually concerned with this current investments category wise, मतलब उन्हें अपने करंट इन्वेस्टमेंट से कैटेगरी वाइज लेना देना है। वो ओवरऑल इक्विटी में किए हुए सारे इन्वेस्टमेंट्स को एक साथ देखते हैं, डिसीजन मेकिंग भी पूरा एक साथ लिया जाता है। लाइकवाइज प्रेफरेंस शेयर्स का सारा डिसीजन एक साथ लिया जाता है, सारे डिबेंचर्स को एक साथ स्टडी किया जाता है। सो उस केस में अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनके डिसीजन मेकिंग ही कैटेगरी वाइज डिसाइड होते हैं, तो आप पूरे कैटेगरी के लिए सारे इक्विटी शेयर्स मिला के कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये हर एक कैटेगरी वाइज कर सकते हो। एक्चुअली तो स्टैंडर्ड बोलता है फिर भी कि हम इंडिविजुअल बेसिस पे ही ज्यादा प्रेफर करेंगे कि हर एक इन्वेस्टमेंट को तुम इंडिविजुअल बेसिस पे वैल्यू करो, लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन कैटेगरी वाइज ही लेती, तो फिर ठीक है, एक कैटेगरी का कॉस्ट वो पूरे कैटेगरी की फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। सो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, दिस डिसीजन कैन बी टेकन कैटेगरी वाइज ओनली इफ द कंपनी इज टेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन कैटेगरी ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। क्या हमें क्लियर है ये? यस फिर भी उन्होंने लिखा है, देखो, however the more prudent and appropriate method is to carry investments individually at lower of cost and fair value। वो बोलते हैं ठीक है भाई, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत इन्वेस्टमेंट से आप डिसीजन कैटेगरी वाइज कर रहे हो, तो ठीक है भाई, आप एक कैटेगरी वाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू ले लो, लेकिन अभी आप देखोगे तो अगर मैं सारी इक्विटी शेयर्स की एक साथ कॉस्ट और सारी इक्विटी शेयर्स की एक साथ फेयर वैल्यू कंपेयर करती हूँ, तो अभी जो हमने होने वाला प्रॉब्लम देखा वो कैटेगरी वाइज हो ही सकता है। सारे इक्विटी शेयर्स की मिला के कॉस्ट और फेयर वैल्यू देखोगे तो अभी जो हमने प्रॉब्लम देखा वो हो ही सकता है। इसके लिए वो बोलते हैं कि ठीक है, हम अलाउड कर रहे हैं, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो आपने इंडिविजुअल बेसिस पे ही कॉस्ट और फेयर वैल्यू कंपेयर करना चाहिए। आर वी क्लियर? यस। Any reduction in to fair value is debited to profit and loss account. However, if the fair value of investment is increased subsequently, the increase in the value of the current investment up to the cost of investment is credited to profit and loss account, and excess portion, if any, is ignored. Okay, अभी जो मैं एक साथ पढ़ती हूँ आपको कुछ नहीं समझता है, बताती हूँ मैं एक एग्जाम्पल लेके। ये पैराग्राफ क्या बोलता है?
मेरे पास मेरी एक कंपनी है, ओके, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। ये कंपनी ने शेयर खरीदा रिलायंस का, सपोज उन्होंने खरीदा था कॉस्ट पे 1800 पे, ठीक है। अब उसे इनिशियल रिकॉग्नाइज कर दिया 1800 पे। ईयर एंड आ गया, 31 मार्च आ गया। हमने सीखा है कि सब्सिक्वेंटली करंट इन्वेस्टमेंट है, और ये हमने सीखा है कि करंट इन्वेस्टमेंट सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। सो 31 मार्च को हमने देखा इसकी कॉस्ट है 1800, इसकी फेयर वैल्यू 31 मार्च को हो गई है 1600, 31 मार्च 2020। तो इसका मतलब कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, 200 रुपए से ये जो वैल्यू कम हुई है वो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इसकी एंट्री क्या मारनी पड़ेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड में पड़ा हुआ है, पहले भी ये हमने देखा है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऐसे कम करते हो इट हैज टू बी टेकन थ्रू पी एंड एल। सो पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट, ये आपकी एंट्री चली जाएगी 200 से। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस मैम। विश्वजीत क्लियर? यस। अब 31 मार्च 2020 को आपके बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है कितने पे, 1600 पे, क्योंकि 200 कम हो गया ना, तो अब वो दिखेगी 1600 पे। अब अगला साल आ गया 31 मार्च 2021। अगेन आपने कंपेयर किया कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, और आपने देखा कि वो शेयर्स की वैल्यू अभी हो गई है 2100। ओके, सो हमें बताया गया है इन्वेस्टमेंट शुड बी शोन एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी, हमने ये खरीदे थे 1800 में, और इसकी फेयर वैल्यू कितनी है 2100। अब इसकी फेयर वैल्यू 2100 हो गई है। मुझे बताओ, लेकिन पिछले साल आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बैलेंस कितना है? सो आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस है इज 1600। ओके, अब 31 मार्च 2021 को प्राइमरीली मेरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 1600, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अरे ये शेयर की फेयर वैल्यू अभी 2100 हो गई है। मैंने क्या करना चाहिए लॉजिकली? अभी दिस इज करंट इन्वेस्टमेंट, इट शुड बी शोन एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट वॉज 1800, फेयर वैल्यू तो 2100 चली गई है, लेकिन यहाँ पे तो 1600 पे ही दिख रहा है अभी इन्वेस्टमेंट। तो मैंने क्या करना चाहिए? वो इन्वेस्टमेंट मैंने कॉस्ट पे तो लाना चाहिए, क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि वो करंट इन्वेस्टमेंट थी। अब सपोज ये समझ लो कि अगर वो इन्वेस्टमेंट को आप लोग पहले 1800 से 1600 पे लाए हो, क्यों? क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू घट गई, आपने बोला यार नुकसान हो सकता है, प्रूडेंस फॉलो करो, तो 1600 पे आप लेके आए। लेकिन अब अगर उसकी फेयर वैल्यू 2100 हो गई है, सो डोंट यू थिंक कि आपने ये जो 200 का लॉस रिकॉर्ड किया है, आपने वो लॉस को कैंसिल कर देना चाहिए? क्योंकि अगर अब उसकी फेयर वैल्यू 2100 हो गई है, तो क्या आपको वो 200 का लॉस होने वाला है क्या? So isn't it more logical that you should bring this investment again to the cost? Yes. So in that case, I must pass this entry, that is investment account debit $200 टू पी एंड एल अकाउंट। मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वापस 200 से बढ़ा दी, और पी एंड एल में जो लॉस रिकॉर्ड कर दिया था वो कैंसिल कर दिया। ये एंट्री मारने की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1800 हो गई, लेकिन मेरी फेयर वैल्यू 2100 है। तो क्या मैंने और वैल्यू बढ़ानी चाहिए क्या? 2100 तक लेके जाना चाहिए क्या?
हाँ, सी हम लॉजिक क्या लगाएंगे अब समझ लो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एकदम अच्छी तरीके से ये लॉजिक समझो, आपने इनिशियली रिकॉग्नाइज की आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे 1800 पे। अगर आपको दिख रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू कम हो गई है, तो आप लॉस तुरंत रिकॉर्ड कर दो, पी एंड एल टू इन्वेस्टमेंट 200 का। ओके, तुरंत रिकॉर्ड कर दोगे, वो अलाउड है। लेकिन बाद में जाके अगर आपकी फेयर वैल्यू बढ़ गई, जैसे 2100 हो गई, तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, जितना आपने लॉस रिकॉर्ड किया है हम आपको वो लॉस रिवर्स करना अलाउड करेंगे, क्योंकि वरना आपके साथ नाइंसाफी होगी। अगर उसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई है 2100 पे, अभी दिख रहा है कि वो लॉस नहीं होने वाला है, सो इन दैट केस प्रीवियसली रिकॉर्डेड लॉस को रिवर्स करने की हम परमिशन देंगे। लेकिन ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो हमसे, हम आपको होने वाला प्रॉफिट फिर भी रिकॉर्ड नहीं करने देंगे। इफ योर फेयर वैल्यू हैज इंक्रीज्ड वी विल अलाउ यू टू रिवर्स द लॉस, हाउएवर वी विल नॉट अलाउड यू टू रिकॉग्नाइज एनी प्रॉफिट। तो आपने जो 200 का लॉस रिकॉर्ड किया गया था, आप उसे रिवर्स कर दो, आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वापस कॉस्ट पे लेके आओ, 1800 पे लेके आओ और पी एंड एल को क्रेडिट दे दो। तो आप उसे कॉस्ट तक लेके आ सकते हो वापस, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हो। Are we clear about this? Yes? Yes. तो ये था ये पैराग्राफ। ओके, अभी तक ये जो देखा इसका थोड़ा सा समरी नोटबुक में लिख लेना है क्या? हेडिंग ले लो, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नीचे लिखो करंट इन्वेस्टमेंट्स। सिर्फ पॉइंटर्स लिख देते हैं जो अभी हमने ये पैराग्राफ में देखा, रिविजन को काम में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स are to be shown at cost or fair value, whichever is lower. Okay, point number 2, this comparison should not be done on global basis. It should be done on individual asset या individual investment basis. Third point, investment basis. Third point, if the entity is concerned या फिर ऐसे लिखो, इफ द इफ द एंटिटी टेक्स द डिसीजंस, ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा, इसके लिए वो कंसर्न कैंसिल कर दो। सो इफ द एंटिटी टेक्स द डिसीजंस on the basis of categories of investments, okay, for example investment in equity shares, in preference shares, debentures, etc. Then comparison of cost and fair value can be done category wise. Okay,
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if the fair value of current investment goes below its cost, the loss is recorded in P&L. ठीक है, अभी हम आगे क्या लिखेंगे? ओके, subsequently if the fair value increases, then the value up to previously recorded loss is allowed to be credited to P&L and debited to investment account. However, any further increase is not allowed to be recorded. क्लियर है क्या ये? सारे पॉइंटर्स लिख दिए। अब ये स्टैंडर्ड का सिर्फ लास्ट पैराग्राफ जो हमारा बचा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली कैरीड एट कॉस्ट, वो तो हमें पता ही है। सिर्फ हम क्या करते हैं, उनमें से अगर परमानेंट डिमिनिशन है तो ही माइनस करते हैं। द कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज देयरफॉर डिटरमाइंड ऑन एन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस। एक तो तुम्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या किस पे दिखानी पड़ती है? कॉस्ट पे। अगर वो इन्वेस्टमेंट में परमानेंटली डिमिनिशन हुआ है तो उसकी वैल्यू कम करनी पड़ती है। इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये जो वैल्यू डिसाइड होता है वो हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पे डिसाइड होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ग्लोबली डिसाइड करना ये अलाउड ही नहीं। Where there is a decline other than temporary in the carrying amount of the long term valued investments, the resultant reduction in the carrying amount is charged to P&L। मतलब अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में परमानेंट डिमिनिशन हो रहा है तो आपको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो P&L को डालना पड़ेगा। P&L टू इन्वेस्टमेंट अभी हमने देखा। The reduction in carrying amount is reversed when there is rise in the value of investment or if the reasons for reduction no longer exist। ये जो आपने परमानेंट डिमिनिशन रिकॉर्ड किया है वो भी आप रिवर्स कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि वो जो आपने लॉस रिकॉर्ड किया था, जो परमानेंटली आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी है, वो अभी डिक्लाइन नहीं है, वो बढ़ चुकी है। ओके, डिक्लाइन के जो रीजंस थे वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते। या तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी बढ़ गई है या जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थी वो अभी है नहीं। ऐसे हो सकता है कि आपको इनिशियली लगा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू परमानेंटली कम हो गई, इसके लिए आपने लॉस रिकॉर्ड कर दिया। ओके, लेकिन बाद में जाके अगर वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक्चुअली बढ़ गई या जिस कारण के वजह से वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थे वो रीजन ही अभी नहीं रहे, तो आप परमानेंट डिमिनिशन को भी वो लॉस को रिवर्स कर सकते हो। आप वापस जितना लॉस रिकॉर्ड किया है उतना, मैक्सिमम उतना आप इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हो? डेबिट कर सकते हो और P&L को क्रेडिट कर सकते हो। तो ये पैराग्राफ का बस इंपॉर्टेंट पार्ट इतना ही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट वाइज ही देखी जाती है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस, ये 2 पॉइंट्स भी लास्ट के लिख लो उधर, ताकि नोटबुक में पूरा रिविजन मटेरियल रेडी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड
on individual investment basis only. एंड सेकेंड पॉइंट ले लो, any permanent diminution or any permanent decline in the value of long term investment is to be recorded through P&L okay. Now if subsequently, बाद में जाके मतलब, so if subsequently the value of the investment increase or the value of the investment increases, or the reasons for decline no longer exist, the recorded loss can be reversed. Are we clear? Yes. So quickly रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया अभी तक. चलो, तो अभी तक आज हमने क्या क्या देखा, एकदम स्टार्टिंग से नोटबुक भी देखो, क्विकली रिवाइज करते हैं. तो हमने आज देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के मेजर प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में, लेकिन ये स्टैंडर्ड में और कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए जो हमारे प्रीवियसली कवर नहीं हुए थे, जो हमने यहाँ पे कवर किए. उसमें से सबसे पहला पैराग्राफ जो हमने कवर किया वो ये था कि ये स्टैंडर्ड में दिए गए रूल्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स ये किन लोगों को फॉलो ही नहीं करने होते हैं. तो हमने क्या क्या देखा कि AS 13 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, बताओ पहला पॉइंट, रिकॉर्डिंग द इनकम अर्नड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, उनको AS 13 एप्लीकेबल नहीं होता है. लीजेस को एप्लीकेबल नहीं होता है. रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं होता है. म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, देन वेंचर कैपिटल फंड्स, बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एप्लीकेबल नहीं होता है. क्लियर इधर तक? उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है. सो हमने देखा कि अगर आप लैंड या बिल्डिंग खरीद रहे हो जो आपके बिजनेस में आप ऑपरेशंस के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए यूज नहीं करने वाले हो, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमेशा कॉस्ट मॉडल पे दिखाई जाती है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब आप कोई खरीदते हो तो अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में राइट्स तब तक नहीं मिलते जब तक आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कंपनीज के शेयर्स नहीं खरीदते हो, तो वो शेयर्स का कॉस्ट भी आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट में ऐड हो जाता है. हमने वो देखा. उसके बाद हमने वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देखा, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. जब आप पहली बार इन्वेस्टमेंट खरीदते हो तो आप उसे करंट या लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करते हो. बाद में अगर आपका इरादा चेंज हो गया तो आप करंट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रिक्लासिफाई करते हो. लेकिन ट्रांसफर के डेट पे जब आप करंट से उसको लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर करते वक्त वो कौन से वैल्यू पे होता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. ट्रांसफर के दिन पे कॉस्ट या फेयर वैल्यू जो भी लोअर रहेगी वो वैल्यू पे वो इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होती है. उसकी वजह से अगर आपको फेयर वैल्यू कम है तो आपको फेयर वैल्यू पे लाने के लिए एंट्री मारनी पड़ेगी P&L टू इन्वेस्टमेंट. अगर आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ता है करंट इन्वेस्टमेंट पे, तो आप उसे ट्रांसफर डेट पे कॉस्ट या कैरिंग वैल्यू विच एवर इज लोअर पे ट्रांसफर करोगे. ये ट्रांसफर करते वक्त जो भी डिफरेंसेस आएंगे, लॉस आएगा, वो आपको P&L थ्रू रिकॉर्ड करना है. उसके बाद अभी हमने बात की कैरिंग अमाउंट की कि अगर आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू का कंपैरिजन ग्लोबल बेसिस पे करना नहीं है. आपने आइडियली तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट वाइज करना चाहिए. लेकिन अगर आपकी कंपनी
कैटेगरी वाइज डिसीजन लेती है, तो एक एक कैटेगरी के लिए आप कॉस्ट और फेयर वैल्यू कंपेयर करोगे तो भी चलेगा। फिर हमने देखा कि ये जो आप लॉस रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर में, तो अगर करंट इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू बढ़ जाती है तो आप ये लॉस को रिवर्स कर सकते हो, लेकिन जितना भी लॉस रिवर्स हुआ है वो आप कर सकते हो मैक्सिमम अप टू प्रीवियसली रिकॉर्डेड लॉस। पिछला मैक्सिमम जितना लॉस रिकॉर्ड किया है उतना ही आप रिवर्स कर सकते हो, आप प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। लाइकवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें देखा उनकी वैल्यू कॉस्ट माइनस परमानेंट डिमिनिशन पे देखती है। हर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंडिविजुअल एसेट बेसिस पे ही डिसाइड होनी चाहिए, ग्लोबल बेसिस पे अलाउड ही नहीं है। जब परमानेंट डिमिनिशन करोगे तो एंट्री मारनी पड़ेगी, परमानेंट डिमिनिशन भी रिवर्स कर सकते हो, मैक्सिमम जितना पहले लॉस रिकॉर्ड किया था उतना ही रिवर्स कर सकते हो। सो आर वी एब्सोल्युटली क्लियर टिल नाउ? Yes? Okay, so what we'll do is we'll stop here for today and इसके जो क्वेश्चन बैंक्स है, मतलब टोटल इसके 20 क्वेश्चंस अराउंड, मॉड्यूल के 4 क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल के 4 और हमारे क्वेश्चन बैंक के 16 क्वेश्चंस हमें क्लास में करने हैं। तो कल के लेक्चर में हम ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 खत्म कर देंगे। ओके, उसका भी आपको होमवर्क आएगा और वो दोनों क्वेश्चन बैंक्स आज रात तक आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। डन, शैल वी स्टॉप फॉर टुडे? कोई डाउट आज के लेक्चर में? ओके, लेट्स स्टॉप देन।